हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। इससे जस्ट पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने गाउस को नियम को पूरी तरह से समझा है और गाउस का जो नियम है वो कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं, उस फ्लक्स फाई का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट अर्थात इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम को हमने समझा है गाउस के नियम में। ये नियम हमें गाउस ने दिया है और गाउस ने अपने परिभाषा के थ्रू डायरेक्ट हमको ये रिलेशन दिया है। लेकिन ये जो रिलेशन है कि फ्लक्स का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, इस रिलेशन की या इस समीकरण की उत्पत्ति कहां से हुई है ये गाउस ने हमको नहीं बताया है। ये केवल और केवल परिभाषा से हमारे पास आया है। तो हम जो हमारा पुराना जो हमने कूलाम का नियम है, जो हमारा ज्ञात नियम है, जो कई बार प्रयोगों द्वारा प्रमाणित भी है, उस कूलाम के नियम की सहायता से हम इस समीकरण को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हमारा ज्ञात नियम है कूलाम के नियम, उसकी सहायता से अगर हम इस समीकरण को उत्पन्न कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गाउस ने जो अपनी परिभाषा से ये जो नियम दिया है वो सही है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम का नियम जो हमारा ज्ञात नियम है उसको लेकर के हम चलेंगे और गाउस के नियम तक पहुंचेंगे। माना कि कोई आवेश क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के चारों ओर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है जो इस क्यू आवेश के चारों ओर है। इसने इस क्यू आवेश को चारों ओर से ढका हुआ है। ये डायग्राम हमको इस बोर्ड पर 2D में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायग्राम 3D के अंदर है। इसने इसको चारों तरफ से ढका हुआ है, जैसे गोल गेंद होती है ठीक उसी प्रकार से इसने चारों ओर से ढका हुआ है। अब इस पूरे गोल पृष्ठ के ऊपर एक कोई क्षेत्रफल मैं लेता हूं। यहां मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, ये वाला। ये जो क्षेत्रफल है छोटा सा इस पृष्ठ के ऊपर, इस क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी? तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा होती है पृष्ठ से लंबवत। तो यहां हो जाएगी इसकी, मान लो ये क्षेत्रफल ds है तो ds वेक्टर की दिशा हो जाएगी। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दिशा में होता है? लंबवत दिशा में होता है। जैसे अगर हम इस हाथ की बात करें तो ये हाथ का जो ये पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी? तो इस पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में, ये इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। जैसे ये बोर्ड है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी? तो इसके तल के लंबवत इस दिशा में इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। इसी तरह से जो ये पृष्ठ इस तरह से रखा है, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई। अब इसका ये जो अल्पांश है, माना कि इसका जो केंद्र बिंदु है, ये बिंदु है P। ये कोई बिंदु है P है जो इस अल्पांश का कोई मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है। अब इस Q आवेश से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो कौन सी आ जाएगी? इस तरह से ये आ गए हमारे पास E वेक्टर। ये इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं प्लस Q आवेश है तो उससे बल रेखा कहां निकलेगी? बाहर की ओर निकलेगी। तो इस बिंदु पर निकालेंगे तो ये सीधी रेखा में ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और माना कि यहां पर जो ये क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र में के बीच में जो कोण है, ये कोण कितना है? थीटा है। तो ये हमने एक कल्पना करी कि कोई क्यू आवेश है, उसके चारों ओर कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांशों से घिरा हुआ मान सकते हैं। माना कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनसे सारों से मिलकर ये बना है। उसमें से कोई छोटा सा अल्पांश मैंने ले लिया, कोई छोटा सा क्षेत्रफल मैंने ले लिया। उस क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने यहाँ पर बता दी है। अब हम यहाँ देखेंगे, माना कि कोई आवेश क्यू है, उसके चारों ओर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, जिसे हम गाउसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। उस पृष्ठ पर कोई अल्पांश ds वेक्टर है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E वेक्टर है। तो हम कूलाम के नियम में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी परिभाषित किया था किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर। माना कि इस आवेश से ये जो P बिंदु है ये कितनी दूरी पर है? अगर r दूरी पर है तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी तो वो होगी हमारे पास E वेक्टर। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जाएगी K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हमने इसको सदिश रूप में लिया है तो यहाँ पर एक एकांक सदिश और आ जाएगा जो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। हम जानते हैं एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण तो इकाई होता है लेकिन उसकी दिशा होती है, और वो दिशा कहाँ है, ई वेक्टर की जो दिशा है वो आर कैप से दिखाई जाएगी। अर्थात ये क्यू से इस बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है जहाँ विद्युत क्षेत्र है, यही दिशा, ये वाली जो दिशा है यही किसकी दिशा है, आर कैप की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, ये तो हम जानते हैं कूलाम के नियम में हमने देखा था, कूलाम के नियम से वहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, ई वेक्टर बराबर ये आ रहा है। अब हमने एक फ्लक्स को भी परिभाषित किया था। हम जानते हैं ये क्यू आवेश है, इससे बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेगी, सभी दिशाओं के अंदर जाएगी, तो इस बंद पृष्ठ से भी कुछ ना कुछ बल रेखाएं गुजरेगी। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं को हम कैसे निकालते हैं, तो चूंकि फ्लक्स की परिभाषा से अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये d5, अगर हम इसको कहें अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, d5 से। और जब हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अभी तो केवल हम इतने से पृष्ठ, ये छोटा सा पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स को निकाल रहे हैं। फिर जब हम पूरे के लिए करेंगे तो पूरे के लिए फ्लक्स को फाई से लिखेंगे और अल्पांश के लिए फ्लक्स को किससे लिख रहे हैं, d5 से लिख रहे हैं। जैसे पूरे इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो कोई s है, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल s है और इस अल्पांश का कितना है, ds है। इसी तरह से इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है और इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, d5 है। तो ये जो इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स d5 होगा, इस d5 को हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स d5 बराबर आ जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसी प्रकार से यदि हम इस अल्पांश के बजाय संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो हम इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, कैसे आ जाएगा हमारे पास, फाई बराबर हो जाएगा, इसी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। d5 का समाकलन करा, संपूर्ण पृष्ठ से हमारे पास आ गया गुजरने वाला फ्लक्स फाई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस तरह से ये जो फाई है ये किसको दिखा रहा है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को दिखा रहा है। तो फ्लक्स फाई हमारे पास ये वाला समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है उसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। इस पूरे डेरिवेशन को हमको ध्यान से समझना है। जब भी कोई डेरिवेशन करो तो हमेशा टॉपिक को ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हमारा उद्देश्य क्या हम लेकर चल रहे हैं। अगर हमें उद्देश्य ध्यान में रहेगा तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे और परिणाम तक पहुंच जाएंगे। देखो एक बार फिर से हम देखते हैं हमारा उद्देश्य क्या था कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब कूलाम के नियम में हमने क्या किसको परिभाषित किया है, बल को परिभाषित किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया है और फ्लक्स को परिभाषित किया है। तो अभी मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखी थी कूलाम के नियम से और ये जो फ्लक्स होता है उसको हम परिभाषित कर रहे हैं। तो फ्लक्स तक हम क्यों जा रहे हैं, अगला हमने फ्लक्स को क्यों परिभाषित किया है, क्योंकि हमको गाउस का नियम उत्पन्न करना है। और गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो सबसे पहले हमको फ्लक्स लाना है इस समीकरण में और फिर दूसरे पक्षों में आवेशों को लाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ फ्लक्स की परिभाषित किया है। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये फाई आ गया जिसका मान ये वाला है। तो गाउस के नियम में जो लेफ्ट हैंड साइड पर फाई था, देखो गाउस का नियम हमारे पास ये है, इसको ध्यान में रख के चलो हमेशा, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हमको प्रूव करना है, हमारा उद्देश्य यही वाला है। तो इस उद्देश्य में हमारे इक्वल के जो लेफ्ट साइड में फाई आ रहा है ये फ्लक्स को दिखा रहा है। तो अभी जो हमारा ये जो हम कर रहे हैं डेरिवेशन, इसमें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे लेफ्ट साइड पर कौन आ गया, फाई आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड पर सॉल्व करना है। तो एक साइड हमारे पास फ्लक्स आ गया है, यहां पर हमारे पास जो समीकरण है इसमें ई का मान रख देंगे। समीकरण 1 से ई वेक्टर का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई वेक्टर का मान रखने पर ये फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा, ये गुजरने वाला इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई है ये बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर, ई की जगह ये मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप और डॉट
ds वेक्टर। तो इस तरह से हमने फ्लक्स के लिए ये समीकरण निकाला। अब हम इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो ये टर्म आ रही है आर कैप डॉट ds वेक्टर, ये दो सदिशों का अदिश गुणा है। और दो सदिशों का अदिश गुणा हम कैसे करते हैं, तो जब भी कोई दो सदिश, माना कि कोई a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, इनका अदिश गुणा हो रखा है, तो अदिश गुणा सॉल्व कैसे होता है, पहले वाले सदिश का परिणामी, फिर दूसरे वाले सदिश का परिणामी, और दोनों के बीच जो कोण होता है उसकी कोस थीटा। इस तरह से हम दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं। ये जो परिणामी है इसको हम वेक्टर ए वेक्टर जो है इसके ऊपर मोड़ लगा के दिखाते हैं। ये इसमें केवल और केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। इसी तरह से बी वेक्टर भी इसका परिणामी है, परिणामी मान है। तो यहां पर हमारे पास जो दो सदिश है वो है आर कैप डॉट ds वेक्टर। तो आर कैप डॉट ds वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, पहले वाले सदिश का परिणामी, देखिए आर कैप का परिणामी, आर कैप कैसा सदिश है, एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिणाम कितना होता है, एक होता है। यहाँ ds वेक्टर है तो ds वेक्टर का परिणामी को हम एरो का निशान हटा के भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम देख लेंगे, और कोस थीटा। तो ये जो इकाई सदिश इसका परिणाम तो एक हो गया, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। डॉट ds वेक्टर का परिणामी को केवल ds से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, केवल और केवल परिमाण है, और कोस थीटा, या ये बराबर किसके हो गया, ds कोस थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि आर कैप डॉट ds वेक्टर किसके बराबर होता है, ds कोस थीटा के। तो ये वाला मान हम कहां रख दें, इस समीकरण में। आते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स फाई बराबर आ गया, इसमें हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, और ये हमारे पास ये आर कैप डॉट ds वेक्टर तो हो गया ds कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया जो फ्लक्स फाई को परिभाषित कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब इस समीकरण के अंदर जो ये वाली टर्म आ रही है ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो टर्म है ये घन कोण की टर्म है। अब घन कोण क्या होता है थोड़ा सा इसको हम देख लें, उसके बाद हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा घन कोण को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हमने आज तक समतल जो भी कोण पढ़े हैं वो समतल कोण पढ़े हैं। समतल का मतलब एक तल में बनने वाले कोण, जैसे कि ये यहाँ इन दो रेखाएं, ये दोनों एक बोर्ड पर खिंची हुई है, इस प्लेन बोर्ड पर खिंची हुई है, एक ही तल में है, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये हम जान रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री कोण है। अगर ये कोण यहां से घूम करके यहां तक आ जाए तो 180 डिग्री का हो जाता है, और यही कोण अगर यहां से घूम करके पूरा यहां तक राउंड ले ले तो इससे हम कितना कहते हैं, 2 पाई या 360 डिग्री कोण कहते हैं। तो ये तो जो कोण होता है ये हमारा होता है समतल में बनने वाला कोण, इसको हम समतल कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोण 3 डायमेंशनल के अंदर बने, त्रिविम के अंदर बने, तो उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। ये तो हमारा कौन सा है, समतल कोण। और 3D के अंदर अगर बने तो उसे हम क्या कहेंगे, घन कोण। अब 3D के अंदर कोण कैसे बनता है, तो आपने बच्चों शंकु देखा होगा। शंकु कैसा होता है, शंकु इस तरह का होता है जैसे एक जोकर की टोपी होती है। शंकु ठीक इसी प्रकार का होता है। ये जो शंकु होता है इस तरह का, इसके जो अंदर की साइड जो कोण बनता है, ये कोण हमारा समतल कोण नहीं है, ये त्रिविम के अंदर बनता है, 3D में बनता है। इस बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इस तरह का शंकु है, ये अंदर की साइड जो कोण बन रहा है पूरा, यहाँ देखो ये जो कोण बनेगा ये पूरा, ये कोण क्या कहलाता है, ये वाला कोण हमारे क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे घन कोण। और घन कोण को किससे लिखते हैं, तो डी ओमेगा से लिखते हैं, ये हमारा घन कोण कहलाता है। तो त्रिविम में बनने वाले या 3D में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो ये हमारा डी ओमेगा क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। देखो समतल कोण के अंदर हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। समतल कोण में हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। क्योंकि समतल में ये जो यहाँ लाइन आती है ये क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। तो चाप आएगा और त्रिज्या आएगी। लेकिन जब हम 3D के अंदर कोण की बात करते हैं तो 3D में इस कोण के जो सामने है ये कोई रेखा नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक क्षेत्रफल है। इसलिए जो कोण की परिभाषा में चाप बटा त्रिज्या आ रही थी, वही घन कोण की परिभाषा में, घन कोण की परिभाषा में आता है चाप की जगह तो आता है क्षेत्रफल, और बटा त्रिज्या की जगह आता है त्रिज्या का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे समझ भी सकते हैं डायग्राम से, वरना हम याद कर सकते हैं कि समतल कोण जैसे कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ये हमको याद है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से घन कोण होता है तो घन, इसमें सामने इस कोण के सामने
चाप आता है, एक रेखा आती है, एक वक्र आता है, तो यहाँ चाप आ जाता है और बटा इसकी त्रिज्या। इसी तरह से यहाँ जो घनकोण है, इसमें सामने, इस कोण के सामने कौन आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, तो यहाँ पर घनकोण की परिभाषा में क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्र ये जो डायग्राम बन रहा है, ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ हमने इस आवेश के चारों ओर माना है, इसमें जो ये अल्पांश है, ये अल्पांश अपने आप में एक छोटा सा क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की हर बाउंड्री को अगर मैं इस बिंदु से मिलाऊंगा, इस तरह से मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। देखो ये जो शेप है ये बिल्कुल शंकु जैसा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल है, और ये हमारे पास शंकु हो गया। और ये जो कोण बन रहा है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। तो ये घन कोण हमारे पास जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल इस दिशा में तो ds वेक्टर है, अगर मैं इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में निकालूंगा तो देखो थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो जाती है, ds cos थीटा। ये हम अच्छे से समझते हैं। या हम चाहे तो इसको हम यहाँ पर लंब डाल के और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री हो गया। इस त्रिभुज के अंदर से इस भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। या इसको डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखा करो कि थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है, कि इस ds वेक्टर की को हम निकाल रहे हैं इस दिशा में मान, तो थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है उसमें क्या आता है, हमेशा cos थीटा आता है। तो ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो ये ds cos थीटा आ गया क्षेत्रफल का मान विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो क्षेत्रफल का मान कितना है, ds cos थीटा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जो घन कोण है, घन कोण कितना होता है, d ओमेगा कोण। घन कोण किसके बराबर होता है, d ओमेगा के बराबर होता है। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ds cos थीटा है, और बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो इसका r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो इस तरह से घनकोण d ओमेगा बराबर आ रहा है ds cos थीटा अपन r स्क्वायर। तो ये जो हमारा रिलेशन था, देखो वापस से हम इस रिलेशन पे आते हैं। इस रिलेशन में ये इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म आ रही ds cos थीटा, ये ds cos थीटा तो होगी इस अल्पांश का क्षेत्रफल, और बटा r स्क्वायर ये हो गया त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये इस घन कोण का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस समीकरण में हम मान रख देंगे इसका, कि हम यहाँ कह देंगे कि ds cos थीटा अपन r स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ds cos थीटा अपन r स्क्वायर घन कोण d ओमेगा के बराबर होता है, अतः जो फ्लक्स फाई था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और ds cos थीटा क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, घन कोण, जिसको किससे लिखते हैं, d ओमेगा से। तो ये जो ds cos थीटा अपन r स्क्वायर है, ये इस छोटे से अल्पांश का क्या आ गया, घन कोण आ गया। कि ये जो छोटा सा अल्पांश है, इस केंद्र बिंदु पर जो त्रिविम में 3D के अंदर जितना कोण बना रहा है, वो कोण कितना आ गया, d ओमेगा आ गया। अब ये तो इस छोटे से अल्पांश की बात हो गई। अगर हम इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण जो इस बिंदु पर घन कोण बन रहा है उसका मान निकालें, तो वो मान कितना होगा। तो देखिए 2 डायमेंशनल के अंदर जो समतल में कोण बनता है, इसमें जब कोण यहां से लेकर घूम के वापस यहीं तक आता है, तो बनने वाला टोटल कोण कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 3D के अंदर जब ये कोण जो है ये घूम के पूरा राउंड लेगा, अब ये कोण 2D के अंदर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल के अंदर है, तो टोटल कोण कितना होता है, तो इसको हम समाकलन करके, एक पूरा डेरिवेशन है जिससे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। जैसे कि समतल कोण में पूरा जब एंगल ये घूमता है तो ये कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। तो 3D के अंदर जब ये पूरा एंगल घूमता है तो ये कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है। इसे हम डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे कि 2 डायमेंशनल में संपूर्ण कोण कितना होता है, 2 पाई होता है। इसी तरह से 3D के अंदर संपूर्ण कोण कितना होता है, तो 4 पाई होता है। चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण 4 पाई होता है, यानी इंटीग्रेशन d ओमेगा जो है इस पूरे का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये d ओमेगा तो किसके लिए, अल्पांश के लिए, और इसके आगे इंटीग्रेशन लग गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब ये पूरे पृष्ठ को कैलकुलेट करेगा। तो इस घन कोण का मान जब पूरे पृष्ठ के लिए कैलकुलेट होगा तो ये किसके बराबर होता है, 4 पाई के होता है। अतः जो फ्लक्स फाई था ये हमारे पास आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये आगे इंटीग्रेशन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स फाई बराबर आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा हमारा जो पिछला टॉपिक हमने देखा है गाउस का नियम, उसमें हम फ्लक्स को देखें। हमने परिभाषित किया था कि इस बंद पृष्ठ
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना था Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया, गाउस का नियम आ गया। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम से चले और गाउस के नियम को हमने उत्पन्न कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने देखा है, ये जो नियम हमारे पास आया है इसमें केवल एक Q आवेश था इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या आ रहा है, Q आ रहा है। अगर यदि इसी प्रकार कर देते हैं, इसी प्रकार यदि किसी बंद पृष्ठ में Q1 Q2 इस तरह से Qn आवेश हो, मान लो कोई बंद पृष्ठ है इसमें बहुत सारे आवेश Qn तक n आवेश है, n आवेश हो, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वो फाई बराबर क्या आ जाएगा, इसमें जो Q आ रहा है इस फॉर्मूले में, उस Q की जगह अब की बार इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश है Q1 Q2, तो इन सभी आवेशों का योग आ जाएगा। तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन कहां तक, Qn तक, और अपॉन एप्सिलॉन नोट। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, इन सारे आवेशों के योग को क्या लिख सकते हैं, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। और ये हमारे पास किसका नियम उत्पन्न हो गया, गाउस का नियम उत्पन्न हो गया। यहाँ हमने देख लिया कि गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कूलाम के नियम से हम चले हैं और गाउस के नियम तक हम व्युत्पन्न हमने किया है। गाउस का नियम हमारे पास